नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। डेल्टा प्लस के खौफ के बीच हरियाणा में फिर बड़ा लॉकडाउन, राज्य सरकार ने जारी किए नए निर्देश। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य में लॉकडाउन को 5 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ ढील के भी आदेश दिए गए हैं। कोरोना वायरस के केस भले ही कम आ रहे हों, लेकिन कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। इस बीच केंद्र ने राज्यों से सतर्कता बरतने के लिए कहा है। इस बीच हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में शुक्रवार को एक डेल्टा प्लस वेरिएंट का मरीज भी मिला है। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा में शनिवार को कोरोना वायरस के संक्रमण से 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि संक्रमण के 121 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 7,68,263 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक संक्रमण से 9,368 लोगों की मौत हो चुकी है। बुलेटिन के मुताबिक गुड़गांव, हिसार, पानीपत और भिवानी जिले में 2-2 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी विधानसभा चुनाव, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की AIMIM, राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन। जी हां दोस्तों, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा है कि वे उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि इस चुनाव में उनकी पार्टी ओम प्रकाश राजभर के मोर्चे के साथ चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएगी। ओवैसी ने कहा है कि हमने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने चुनावी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ चुनाव में उतरेंगे। आपको बता दें दोस्तों, बीते 20 जून को भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ सशक्त मोर्चा बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक मंच पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री राजभर ने PTI भाषा से बातचीत में कहा था, मेरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा बनाने के लिए ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आएं। आपको बता दें दोस्तों, पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सीमांचल में 5 सीटें जीती थी। इसके बाद इसी साल मई में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने वहां अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेजस्वी यादव बोले, विपक्षी गठबंधन का आधार कांग्रेस हो, चिराग पासवान को दिया ऑफर। जी हां दोस्तों, RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी और पूरे भारत में उसकी उपस्थिति है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि बीजेपी नित NDA के खिलाफ किसी भी राष्ट्रीय गठबंधन का आधार कांग्रेस को होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा कि कांग्रेस का 200 से अधिक लोकसभा सीटों पर भाजपा से सीधा मुकाबला है और उसे उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शेष सीटों पर क्षेत्रीय दलों को अग्रणी भूमिका दी जानी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के आवास पर बीते सप्ताह विपक्षी पार्टियों के नेताओं और सिविल इंस्टीट्यूशंस के कई सदस्यों की हुई बैठक के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि बैठक में किस विषय पर चर्चा हुई है। हालांकि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने जोर दिया है कि सभी समान विचारों वाली पार्टियों को इस सबसे अधिक दमनकारी, विभाजनकारी, विधानायकवादी और फांसीवादी सरकार को हराने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे नेता ने वर्ष 2014 के चुनाव से पहले चेतावनी देते हुए कहा था कि ये चुनाव तय करेगा कि देश टूटेगा या बचेगा, और अब अधिकतर पार्टियां और हमारे समाज के लोग इसे पहले से कहीं अधिक महसूस कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जुलाई से किशोरों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, जाइडस कैडिला ने मांगी सरकार से इजाजत।
जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से बच्चों को बढ़ रहे खतरों के बीच सरकार ने राहत भरी खबर दी है। दरअसल एक दवा कंपनी ने किशोरों के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है और सरकार से उसके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि जायडस कैडिला वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। जुलाई के आखिर या अगस्त तक हम संभवतः वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। 12 से 18 उम्र के वर्ग के बच्चों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला जल्द ही भारत के ड्रग कंट्रोलर के सामने अपनी कोरोना वैक्सीन जाइकोव-डी के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए आदेश दे सकती है। कंपनी का कहना है कि उसे एडल्ट और किशोरों को दोनों को दिया जा सकता है। हालांकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। WHO ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर लोगों से की अपील, कहा वैक्सीन लेने वाले भी बरतें सावधानी। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के फैलने की वजह से अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपील की है कि जिन लोगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली है वह भी मास्क पहनना ना छोड़े। WHO ने कहा है कि खतरनाक और अधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना और अन्य सुरक्षा उपायों को नहीं छोड़ना चाहिए। WHO की अधिकारी मरिया एंगेला सीमाओ ने कहा है कि लोगों को सिर्फ इसलिए सुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने दोनों खुराकें ले ली है, उन्हें भी वायरस से खुद को बचाने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर आई बड़ी खबर, कैबिनेट सचिव ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने विनिवेश के लिए 2 बैंकों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। ये बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि सरकार पहले चरण में दोनों बैंकों में सरकार की 51% हिस्सेदारी को बेच सकती है। इस मुद्दे पर कैबिनेट सचिव की अगुवाई में हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें विभिन्न नियामकीय और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार किया गया। इससे इस प्रस्ताव को विनिवेश पर मंत्री समूह या वैकल्पिक तंत्र के पास मंजूरी के लिए रखा जा सकेगा। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपने 2021 के बजट भाषण में इस बारे में घोषणा की गई थी, जिसके बाद नीति आयोग ने अप्रैल में कैबिनेट सचिव की अगुवाई में विनिवेश पर सचिवों के समूह को निजीकरण के लिए कुछ बैंकों के नाम सुझाए थे। सूत्रों ने बताया कि 24 जून बृहस्पतिवार को हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में नीति आयोग की सिफारिश पर विचार किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आसमान छू रहे हैं तेल के दाम। राजस्थान में पेट्रोल 110 और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार। जी हां दोस्तों, देश में तेल यानी ईंधन के दामों पर महंगाई की मार जारी है। पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। घरेलू बाजार में आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से लोग परेशान हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि गाड़ी लेना आसान है लेकिन उसे चलाने के लिए रोज पेट्रोल डीजल भरवाना महंगा है। राजस्थान में पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर तो वहीं डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में आज पेट्रोल के दामों में 36 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिससे श्री गंगानगर में प्रीमियम क्वालिटी के पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है, जबकि सामान्य प्रकार के पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 101 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश में फिर बढ़े कोरोना वायरस के नए मामले, सामने आए 50,000 से ज्यादा केस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 50,040 नए केस सामने आए हैं। हालांकि भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 5,86,403 हो गई है। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.75% पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को भारत में कोरोना के कारण 1258 लोगों की जान गई है। वहीं 57,944 संक्रमित इस दौरान बीमारी से रिकवर हुए हैं। आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस के अब तक 3,02,33,183 केस आ चुके हैं, जबकि 2,92,51,029 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं 3,95,751 लोगों की अब तक इस वायरस के कारण मौत हुई है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, कर्नाटक और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी होने की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पश्चिम हिमालय में हल्की सी बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना रिकॉर्ड हाई से 10,699 रुपए तो चांदी 11,008 रुपए है सस्ती। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में लगातार उठक पटक जारी है। दिल्ली सराफा बाजार में 25 जून 2021 को सोने का भाव मामूली गिरावट के साथ 46,309 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो एक दिन पहले 46,375 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें चांदी की तो दोस्तों चांदी मामूली उछाल के साथ 67,248 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जो 24 जून 2021 को 66,916 रुपए पर बंद हुई थी। तमाम पटक के बाद भी इस समय सोना और चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे चल रहे हैं। वहीं ये भी उम्मीद की जा रही है कि इस साल गोल्ड की कीमतें पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। ऐसे में मौजूदा भाव पर खरीदारी करने से आने वाले समय में तगड़े मुनाफे की उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 1 जुलाई से एटीएम से कैश निकालना होगा महंगा, बदल गए हैं बैंक के नियम। जी हां दोस्तों, अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो ध्यान दें, यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल एसबीआई बैंक ने अपने कई जरूरी नियमों में बदलाव किए हैं। स्टेट बैंक की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ये नए नियम 1 जुलाई 2021 से लागू होंगे, जिसके बाद एटीएम से कैश विड्रॉल और चेकबुक का इस्तेमाल करना महंगा साबित हो सकता है। आपको बता दें दोस्तों, एसबीआई के बीएसबीडी कस्टमर्स को 4 बार फ्री कैश निकालने की सुविधा मिलती है, लेकिन फ्री लिमिट खत्म होने के बाद बैंक ग्राहकों से चार्ज वसूल करता है। 1 जुलाई के बाद एटीएम से नगद निकासी पर बैंक 15 रुपए के साथ जीएसटी चार्ज भी वसूल करेगा। कोरोना संकट के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाताधारकों को राहत देते हुए कैश निकालने की सीमा को बढ़ा दिया है। ग्राहक अपने बचत खाते से दूसरी ब्रांच में जाकर विड्रॉल फॉर्म के जरिए 25,000 रुपए तक निकाल सकेंगे और चेक से दूसरी ब्रांच में जाकर भी 1 लाख रुपए तक निकाले जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। तिब्बत में अगले दलाई लामा का उत्तराधिकारी तय करने पर चीन अड़ा, बड़ा सवाल, क्या मिलेगी स्वीकृति। जी हां दोस्तों, चीन तिब्बत के अगले दलाई लामा के उत्तराधिकारी का फैसला करने पर आमदा है, क्योंकि तिब्बत के वर्तमान आध्यात्मिक नेता तेंजिन ग्वानसांग 6 जुलाई को 86 वर्ष के हो रहे हैं और उनकी बढ़ती उम्र के साथ उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, यह सवाल और अधिक गहरा हो गया है। एशिया टाइम्स में बुक शेडनेक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि तिब्बत के बौद्धों ने कहा है कि वह तेंजिन ग्वानसो का अगला पुनर्जन्म पाएंगे, लेकिन चीन उनका उत्तराधिकारी तय करने पर आमदा है। दलाई लामा बौद्ध शिक्षाओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को पारंपरिक रूप से वरिष्ठ मठाशी शिष्यों द्वारा आध्यात्मिक संकेतों और दर्शन के आधार पर पहचाना जाता है। हालांकि 2011 में चीनी विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि केवल बीजिंग में सरकार अगले दलाई लामा को नियुक्त कर सकती है और किसी अन्य उम्मीदवार को कोई मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। दलाई लामा एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति है और उत्तराधिकारी चुनना केवल एक धार्मिक ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा भी है। आपको बता दें दोस्तों, 6 शताब्दियों में फैली दलाई लामा की 14 पीढ़ियां उनके करुणा के कृत्यों और सभी जीवित प्राणियों को लाभ पहुंचाने की उनकी इच्छा से जुड़ी हुई है। वर्तमान दलाई लामा जब लगभग 4 वर्ष के थे तब उनका राज्याभिषेक हुआ और उनका नाम बदलकर तेंजिन ग्वासो कर दिया गया। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य के किस शहर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।